माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। यहाँ पर जो रचना है इसकी विधा जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है निबंध, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है उपन्यास, सी में दिया गया है नाटक और डी में दिया गया है तो कविता दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना होगा चंद्रगुप्त जो रचना है ये किसके द्वारा रचा गया है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद का रचना है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और किस विधा की रचना है, तो ये बात हम कर लेते हैं किस विधा की रचना है। तो ये एक नाटक विधा की रचना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त जो रचना है ये किसके द्वारा रचा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगर मान के चलिए ये पूछा गया चंद्रगुप्त जो रचना है किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ये एक रचना से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पूछ रहा है कि दीप जले शंख बजे ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी की बात करें रामऋषि बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी दिया गया है। तो देखिए, दीप जले शंख बजे जो रचना है ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कह रहा कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आगे, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया गिरिजा कुमार माथुर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? तो गिरिजा कुमार माथुर दिया गया है। तो देखिए, अज्ञेय जो रचना है, अज्ञेय सॉरी, ये आंगन के पारदार जो रचना है ये अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया है। अगर हम आपसे ये पूछें कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, यानी क्यों प्रसिद्ध हैं, यानी किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा कहानी लेखन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देगा उपन्यास लेखन, ऑप्शन नंबर सी में देगा आलोचक या आलोचन या फिर आलोचक बोल सकते हैं साहित्य, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है नाटक लेखक। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये आलोचककार के रूप में, यानी आलोचक और साहित्यकार के रूप में जो है ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए गोदान जो है, यहाँ से देखिए गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान एक उपन्यास विधा की रचना है, जो कि यहीं भी बता दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक किसने यानी गोदान को लिखा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद्र जो है उपन्यास सम्राटकार से जाने जाते हैं। क्या होते हैं, क्या जाने जाते हैं? उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी मुंशी प्रेमचंद जी जो ने क्या किया था, गोदान उपन्यास का जो है रचना किया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए आपका जो है रिवीजन का टाइम चल रहा है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो आप यूँ मान के चलिए ये रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? कह रहा नीट का निर्माण फिर, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया गया नीट का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राम विलास शर्मा दिया गया है।
तो नीड का निर्माण फिर जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए, जो रचना से क्वेश्चन आता है वो कभी निश्चित नहीं होता कि यही ही रचना आएगा, ठीक है? ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ लेखक ऐसे हैं, कवि हैं, जिनका जो है रचना पूछा जाता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रीति ग्रंथों या रीति ग्रंथों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया श्रृंगार और प्रेम वेदना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो भक्ति भावना दिया गया है। तो देखिए, छायावाद की एक प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगार और प्रेम वेदना भी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कमल का सिपाही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है कमल का सिपाही। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी विधा भी बताया है, यानी कमल का सिपाही की जो विधा अगर मान के चलिए आपसे पूछेगा तो आप बताओगे क्या, जीवनी। तो कमल का सिपाही क्या किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई भी है, जो कि सही विकल्प है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला ई वाला जो है वो सही है, यानी कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी के द्वारा रचा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने कई वीडियो में दिया है आपको। जब आपसे पूछेगा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है, तो आप बताएंगे 1943, ठीक है। जब आपसे पूछेगा तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था, तब आप लोग बताएंगे 1951, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा तार सप्तक का तृतीय प्रकाशन कब हुआ था, तो इसमें 8 साल और जोड़ना है और बताना है 1959। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 8 साल का गैप है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो फिर से 8 साल का गैप है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक कन्फर्म पता रहेगा कि ये जो है प्रथम है या फिर द्वितीय है या फिर तृतीय है, तो आप जो है मान के चलिए आपको पता है तृतीय प्रकाशन हुआ था 1959 में, तो 8 साल पीछे करेंगे तो द्वितीय निकल के आएगा, फिर से 8 साल पीछे करेंगे तो वो प्रथम वर्ष का निकल के आएगा, यानी तार शब्द का प्रकाशन वर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है तार शब्द का प्रकाशन वर्ष, तो हो जाएगा 1943, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसमें तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करें, क्योंकि आप सभी को ये पता है, आप जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आँख का पर्यायवाची शब्द है और ऑप्शन है दीर्घ संधि, ये संधि। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा दिया है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करूँ, तो मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि बताइए इत्यादि इत्यादि, ठीक है, इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो इत्यादि में कौन सी संधि है। और जितने विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि ये चैनल थोड़ा सा नया है, तो इसको आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखें इस पर, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो देखिए, इत्यादि में कौन सी संधि है, जब आपको शब्द दिखाई देगा अधूरा, तो आप मानेंगे यण संधि पे, तो यण संधि ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को उपसर्ग के बारे में पता होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी शुरुआत में जोड़ते हैं। तो एक शब्द है कार, और इसके आगे लगा है क्या, अधि। तो अधि जो है हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, बचपन में कौन सा समास है। तो बचपन नाम का कोई समास नहीं होता भैया, बचपन नाम का कोई समास नहीं होता है। तो इसको यहाँ से काट दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा माता
माता पिता, माता पिता। तो माता पिता में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन बन के आ गया आपका, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि माता पिता में कौन सा समास है, ठीक है। तो माता पिता में भैया कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कैसे पता सर जी, आपको कैसे पता कि द्वंद्व समास है? जब आप लोगों को शब्द जो है दोनों विपरीत दिखेंगे। जैसे माता का उल्टा क्या होता है, पिता उल्टा है। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है। दिन का उल्टा क्या होता है, तो रात होता है, ठीक। तो जब शब्द जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा, उल्टा होगा, विलोम होगा, और बीच में ये वाला चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, योजक का सिंबल, क्या बोलते हैं, कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक बोलते हैं। जिसको इस चिन्ह का नाम क्या है, योजक। तो योजक का चिन्ह लगा रहेगा तो वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। 1000% आप मुझसे लिखवा लो भाई, ये ही क्वेश्चन आएगा। प्रत्यय उपसर्ग से हर साल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंतिम में या फिर लास्ट में, अंतिम में, आदि में जुड़ते हैं, ठीक है। तो आदि मतलब होता है अंत, मतलब तो प्रत्यय है तो प्रत्यय आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि विकल्प नंबर पहले में ही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे पूछा है अलंकार कौन सा है। तो आपको अलंकार पहचानने का बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है पीपर पात सरिस, जहाँ पर आ जाए सा, ठीक है, जहाँ पर आ जाए सी, ठीक है, जहाँ पर आ जाए सरिस, ठीक है, जहाँ पर सा सी से सरिस ये शब्द दिखाई देंगे वहां पर हो जाएगा कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या दिखाई देगा, सा सी से सरिस ये सब दिखाई देगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, सोरठा के दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए सोरठा के दूसरे चौथे चरण में तरह मात्राएं होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये फेंक मारिएगा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी हम जानेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई जो है एकदम बेहतर चल रही है, एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। अन्यथा आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है इसका मतलब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया वाक्य में वाच्य बताइए। तो भाई चित्र बनाया किसके द्वारा गया, मोहन। काम किसने किया, मोहन ने। तो यहाँ पर कौन सा कार्य हो गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता है अक्षर। सबसे पहले हम अक्षर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में अचानक पद क्या व्याकरणिक जो है परिचय है। तो देखिए वह चला गया कब, अचानक चला गया भैया। कब चला गया, अचानक। तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण हुआ है। यहाँ पर कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, आपको वीडियो को जो है आप लोगों ने पूरा देखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।